किसान अभी भी डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी मांगों को लेकर कि तीनों कानून निरस्त किए जाएं, रद्द किए जाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। अब कल का दिन अहम दिन है। 11वें दौर की बातचीत होने वाली है सरकार और किसान संगठनों के बीच। 12 बजे विज्ञान भवन में यह बैठक शुरू होगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। 54 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से एकजुट होकर बिना किसी नेता के, देखिए इस किसान आंदोलन की अगुवाई कोई इकलौता नेता नहीं कर रहा है। 40 किसान संगठन है, एक संयुक्त किसान मोर्चा बना हुआ है, साझा नेतृत्व के तहत यह आंदोलन चलाया जा रहा है। लेकिन अब इसमें दरारें दिखने लगी हैं। और यह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि गुरनाम सिंह चडूनी बहुत ही महत्वपूर्ण नेता हैं इस किसान आंदोलन के। हरियाणा से आते हैं, हरियाणा के कुरुक्षेत्र से, और हरियाणा में इस आंदोलन को खड़ा करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है गुरनाम सिंह चडूनी ने। और यह 2-3 महीने की बात नहीं है, जुलाई से उन्होंने यह आंदोलन शुरू कर रखा था। 2019 में सनफ्लावर को लेकर भी, सूरजमुखी को लेकर भी, कि उसकी पूरी खरीद सरकार करे। मजबूर किया था मनोहर लाल खट्टर सरकार को कि वो पूरे सूरजमुखी की खरीद करे। इस आंदोलन में भी जब यह कहा गया कि पंजाब, हरियाणा यहां तक ही महदूद है, तो बिहार के किसान नेताओं का भी समर्थन गुरनाम सिंह चडूनी लेकर आए थे। लेकिन अब गुरनाम सिंह चडूनी को एक संयुक्त किसान मोर्चे से निलंबित कर दिया गया है। और इसके पीछे वजह क्या है? वजह यह कि गुरनाम सिंह चडूनी ने दिल्ली में एक बैठक की जिसमें कांग्रेस के नेता, और मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, दिग्विजय सिंह, उदित राज शामिल थे, आम आदमी पार्टी के नेता भी थे और अकाली दल डेमोक्रेट के भी कुछ नेता थे। तो संयुक्त मोर्चे ने यह आरोप लगाया है और किसान लगातार यह कह रहे हैं कि हमारा यह गैर राजनीतिक आंदोलन है। वो किसी भी दल के, किसी भी विपक्षी दल के नेता को अपना मन साझा नहीं करने देते हैं। सत्ता पक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि नहीं, इस किसान आंदोलन के कांधे का इस्तेमाल कर रही है विपक्ष अपनी सियासी जमीन जो खो दी है उसे वापस हासिल करने के लिए बरगलाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है किसानों को। इसीलिए बहुत ही एहतियात बरत रहा है यह किसान आंदोलन। फूंक फूंक कर कदम उठा रहे थे कि राजनीतिक आरोप ना लगें। लेकिन गुरनाम सिंह चडूनी ने यह मुलाकात की तो उसके बाद उन्हें दिन में तो खबर यह आई कि शिव कुमार कक्का जी, एक और बड़े नेता हैं इस किसान आंदोलन के, कि हमने बाहर कर दिया है। अब खबर यह है कि निलंबित किया गया है गुरनाम सिंह चडूनी को और 3 दिन के भीतर उन्हें जवाब देना होगा। अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ की जा सकती है। और कल होने वाली जो बैठक है विज्ञान भवन में सरकार और किसान नेताओं के बीच जो बैठक होगी, और इसमें अगुवाई किया करते थे गुरनाम सिंह चडूनी, वो शामिल नहीं होंगे। तो ऐसे में सवाल अब यह है कि क्या किसान आंदोलन कमजोर होगा? ये आपसी कलह, आपसी फूट के संकेत हैं क्या? या एक नेता के जाने से कुछ नहीं होता? ये साझा नेतृत्व वाला आंदोलन है, जो बात मैंने शुरुआत में भी कही। इसके अलावा एक और अहम डेवलपमेंट हुई आज। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दिल्ली पुलिस से कि जो ये ट्रैक्टर मार्च निकालना चाह रहे हैं किसान 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर, वो आप तय करें। सुप्रीम कोर्ट गई थी दिल्ली पुलिस, उस पर अभी सुनवाई पर कोई फैसला नहीं हुआ है। परसों 2 दिन बाद बुधवार को फिर से सुनवाई होगी। तो आंदोलन हो, ट्रैक्टर रैली हो ना हो, उसकी इजाजत मिले, यह गेंद दिल्ली पुलिस के, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पाले में डालता दिख रहा है अभी तक सुप्रीम कोर्ट। तो ये 2 अहम डेवलपमेंट हुई हैं। और इसके अलावा इस वक्त बातचीत चल रही है किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के बीच। उसमें दिल्ली के जॉइंट सीपी एसएस यादव मौजूद हैं। सिंघू बॉर्डर पर बातचीत चल रही है। किसानों के मन की थाह लेने की कोशिश कर रही है दिल्ली पुलिस कि वो ट्रैक्टर परेड किस तरीके से कहां कहां पर निकालना चाहते हैं, इजाजत मिले या ना मिले। और इस बीच
कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने फिर से आरोप लगाए हैं कि दो फाड़ हो रहे हैं, मनमुटाव हैं किसान संगठनों में, और गुरनाम सिंह चडूनी जो कक्का जी को आरएसएस का एजेंट भी बता रहे हैं, उस पर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। इस यूनियन के अंदर मैं देख रहा हूं कि समाधान की ओर बढ़ने के लिए जो कुछ यूनियन के अंदर नेता है वो चाहते हैं कि इसका समाधान हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो ऐसे नेता कुछ हैं जो नहीं चाहते कि इसका समाधान हो, जिसमें अगर मैं तो यही कहना चाहता हूं, अगर इस समय इनकी जो यूनियन है उनमें से जो कम्युनिस्ट है वो कभी नहीं चाहेंगे कि इसका समस्या का समाधान निकले, और वो अगर इस कमेटी से बाहर निकल जाता है तो कल उसका फैसला हो जाएगा। ये संयुक्त किसान मोर्चे का आरोप नहीं है, ये निजी किसी का हो सकता है, संयुक्त किसान मोर्चे का आरोप नहीं है। ये आरोप कक्का जी का है जो खुद जो है वो आरएसएस का दलाल है और राष्ट्रीय जो किसान संघ है उसका वो लंबे टाइम तक प्रधान रहा है, जो आरएसएस की एक ब्रांच है, और अब उसने अपना अलग संगठन बनाया हुआ है। ये उसका आरोप है और ये आरएसएस की एक चाल है आरोप लगा के आंदोलन को तोड़ने की। तो आंदोलन को क्या तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे ही। कैलाश चौधरी ने बड़ा दिलचस्प बयान दिया। अभी तक विपक्ष हमले पर था, खास कांग्रेस, अब वामपंथी, जिनकी अब कोई त्रिपुरा में भी बिसात नहीं, पश्चिम बंगाल में भी कोई बिसात नहीं, एक केरल बच गया है जहां पर उनकी सरकार है, वो उत्तर भारत में किसान आंदोलन में घुसपैठ कर चुके हैं। चर्चा में जो मेरे साथ मेहमान हैं उनका परिचय कराऊं उससे पहले आज का सबसे बड़ा सवाल, किसान नेताओं में मतभेद से कमजोर होगा आंदोलन, और ट्रैक्टर रैली पर दखल से सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया इनकार। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा मेरे साथ हैं, चार किसान नेता मेरे साथ, भारतीय किसान संघ जो कि आरएसएस से जुड़ा एक संघ है, उनके महासचिव बद्री नारायण चौधरी, सतनाम सिंह पन्नू किसान नेता हैं, सिंघू बॉर्डर से जुड़ गए हैं, परमजीत सिंह एक और किसान नेता, ये भी सिंघू बॉर्डर से मेरे साथ जुड़ गए हैं, और गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो राकेश टिकैत, घर में ही कलह हो गई है, 54 दिन से जो एकजुटता का आप चेहरा दिखा रहे थे तमाम किसान संगठन, उसमें दरारें दिखने लगी हैं क्या? नहीं, कोई बात हुई होगी तो उसकी पूरी एक जांच कमेटी उसकी बना दी है कि क्या उसमें वो है, वो पूरा 2-3 दिन में 5 दिन का उसका टाइम रखा है, तो उसका पूरा 5 दिन में पूरी जांच करके और वो बता दिया जाएगा। इस तरह की कोई बात नहीं लगती। हो सके कि कोई नेता मिल लिए हो, क्योंकि नेता तो यहाँ पे भी आते हैं, विपक्ष वाले भी आते हैं, तो मिल लिया होगा कोई। तो देखते हैं उसमें क्या है सारी सच्चाई। नहीं, पर बात यह है जिस तरह से सार्वजनिक अब बयान दिए जा रहे हैं, गुरनाम सिंह चडूनी का मैंने इसीलिए बयान सुनवाया, अब वो कक्का जी पर, आपके अहम सहयोगी हैं, उन पर सीधा आरोप, अरे ये तो आरएसएस के हैं और आरएसएस के लोग इस आंदोलन में घुस गए हैं, इसे कमजोर करना चाहते हैं, ये बातें भी अब सार्वजनिक मंचों पर साझा की जा रही है ना। नहीं करना। जब लड़ाई हो जाए, नुकसान होता है, तो घर में तकरार हो जाए जब नुकसान हो, लेकिन सरकार से बड़ी लड़ाई है, आपस में ये चीजें छोड़नी पड़ेगी, और सरकार का जो बड़ा इशू है वो सरकार से है हमारा, और ऐसे हताश होने की जरूरत नहीं है। मजबूती से ये संघर्ष जारी है और लड़ाई लड़ी जाएगी। नहीं, लड़ाई आप लड़ रहे हैं नेता को, अगर देश साथ में है। मुझे ये बताइए, आप मंच साझा नहीं करने देते हैं किसी भी विपक्षी दल को, विपक्षी दल के नेता आकर मिल ले, तो क्या ये आपके संयुक्त किसान मोर्चा की स्टेटेड पॉलिसी के खिलाफ है? आप इसे पूरी तरह से गैर राजनीतिक रखना चाहते हैं? राजनीतिक संगठन तो आज तक इस देश में कोई आंदोलन हुआ है जिसमें किसी राजनीतिक पार्टी ने कोई सहयोग या समर्थन ना दिया हो? उसमें क्या उनकी कहानी है, क्या उसमें हुआ होगा
वो अंदर मिले बाहर मिले, उनको बैठ के क्या रणनीति बनी होगी, तो हो सके कि उन्हें किसी सलाह मशवरा ना करा हो और किस तरह की उनकी पॉलिसी रही होगी, तो वो उनको बता रहे हैं। वो 3-4 दिन में अपना पूरा वो बता देंगे सब लोगों के सामने। पर गुरनाम सिंह चडूनी ने इस आंदोलन को खड़ा करने में, जो मैंने शुरुआती संबोधन में कहा, राकेश टिकैत गलत तो नहीं कहा, हरियाणा में इस आंदोलन को खड़ा करने में, बिहार के किसान संगठनों को लाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, इस आंदोलन को मजबूत किया था। तो आज जब ये लड़ाई होती है तो ये आंदोलन कमजोर होता है ना, कमजोर पड़ता है ना, ये बात तो मानेंगे आप? नहीं, बिल्कुल कमजोर पड़ता है, बिल्कुल कमजोर पड़ता है। चुटोनी एक लड़ाई के बड़े योद्धा है इस आंदोलन के, और जो संयुक्त मोर्चा जो किसान संगठन है अपना, पूर्ण रूप से उसमें उन्होंने कहा है कि भाई ये बिंदुवार आप इसको बता दो। हो सकता है कोई बात उन्होंने किससे बात कर ली और लोगों को ना उस चीज का पता हो, तो स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं कल यहाँ पे था नहीं, मैं नागपुर में था कल, और वहां पे जिन लोगों ने उनको चिट्ठी दी है उन पे ऐतराज होगा उनको किसी को कि ऐसी ऐसी बात आई है। तो कल चडूनी बैठक में नहीं जाएंगे, पर हमको भी बता दो कि क्या चीज कल बैठक में नहीं जाएंगे, आप तो जाएंगे बैठक में? हाँ, कल नहीं जाएंगे बैठक में। आपकी भी मनमुटाव चल रहा था, ये आपस में नाक की लड़ाई भी, नेताओं के अंदर भी आपसी ईगो टसल्स चल रहे हैं क्या? आपकी भी नहीं पट रही थी चडूनी से, आपस में नूरा कुश्ती भी हो रही है नेताओं में, अलग अलग संगठनों में, क्या ये हकीकत है? नहीं, वहां अंदर कोई इस तरह की बात वहां नहीं होती, अंदर वहां कोई इस तरह की बात नहीं है। अंदर तो 4-5 लोग हैं जो बोलते हैं, जब जरूरत होती है तो कोई भी अपनी बात वहां रख सकता है, कोई इस तरह का वहां पे मामला नहीं है। ये तो कल ही की कोई मामला घटना हुई है। परमजीत सिंह, आंदोलन के लिए क्या ये अच्छी खबर है? आपसी टकराव होने लगे, मनमुटाव होने लगे, और वो सार्वजनिक भी हो। सर कल बैठक में मुद्दा आया था कि ये चंदोनी जी वाले, लेकिन इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि उनको हटाया नहीं गया है, केवल अभी सस्पेंड किया गया है और 5 लोग की एक कमेटी बनाई गई है कि इस पे बात करेगी, ठीक ना। और ये पहली कोई आंदोलन हो रहा है जिसमें कोई झंडा नहीं है और कोई संगठन नहीं है, जनता सब झंडा को एक करके खड़ा है, तो मनमुटाव की तो बात ही नहीं आ सकता कि यहाँ पर कि कोई अलग संगठन से, कोई वो संगठन से, एक झंडा है। आप बता सकते हैं, कभी आप आते भी हैं, आप भी आए थे, कोई एक झंडा नहीं चल रहा है यहाँ पर, तो मनमुटाव की बात तो है ही नहीं। नहीं, सीधा कह देना आरएसएस के एजेंट। अब आरएसएस, सरकार कहती है वामपंथी घुस आए, बलबीर सिंह राजेवाल तो माओवादी हैं, दर्शनपाल सिंह तो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट और नक्सलाइट टाइप के शब्द भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और कक्का जी आरएसएस के हैं, तो मतलब वाम भी और आरएसएस भी सब घुस गए हैं इस आंदोलन में। देखिए, वामपंथी को सरकार के तरफ से कहा जाता है और वामपंथी को क्लियर नहीं करते, वामपंथी को माओवादी से जोड़ देते हैं। वामपंथी का मतलब माओवादी ही नहीं होता, एक है माओवादी लेकिन माओवादी नहीं होता। फिर जब माओवादी था तो माओवादी से बात क्यों कर रहे हैं? सरकार बात कर रही है ना, हम लोग तो नहीं कह रहे कि आप माओवादी से बात कीजिए। आप 10वीं दौर की बात कर दी है, 54 दिन से बात कर रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं कि माओवादी है। तो माओवादी सरकार की तरफ से कहा गया, संगठन की तरफ से नहीं कहा गया है। उन लोग की कोई मुद्दा नहीं मिलता था, माओवादी कह देते हैं। बाकी हम लोग में ऐसा कुछ नहीं है। कल ये मुद्दा हम लोग की बैठक में आई थी, उस पर एक विचार के लिए कमेटी बनाई गई है, कमेटी वो निर्णय कर रही है। ऐसा नहीं है कि चंदोनी जी को बाहर कर दिया गया, ऐसा नहीं है। सतनाम सिंह, पर देखिए, सरकार भी लगातार कहती है कि ये इकलौते किसान संगठन नहीं है, बहुतेरे किसान संगठन हमें आकर समर्थन दे रहे हैं, इन कानूनों के पक्ष में हैं। अब आप ही के संगठन में दरार आएगी तो सरकार फिर और सवाल पूछेगी, और क्यों नहीं पूछेगी? हाँ देखो, ये सरकार, हाँ चौधरी साहब देखो, सरकार बड़ी बखलाहट च आ, घबराहट दे विच आ, बड़े तरह के इल्जाम ला रही है। कभी कह रही है भी सानू जिहड़े बहुत बड़ा बहुमत है, बहुमत किसानों का वो कानूनों के हक में है, ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका कोई ठोस आधार नहीं है, कोई उसकी पहचान नहीं दस रहे कौन संगठन है। सारा देश पुकार के इस कानूनों को कह रहा है कि गलत हैं और ये रद्द होने चाहिए। इसके साथ जो ये दरार की कोई बात नहीं है, उसकी जो निशाचरी कमेटी बनी है वो निशाचरी कमेटी देख लेगी, जो भी बात होगी उसका स्पष्टीकरण लेकर चुनी जी को उससे बात वो निशाचनी कमेटी जो बनी है 5 मेंबरी वो ही करेगी।
नहीं, पर सरकार तो अब कहेगी ना कि देखिए ये मिल रहे हैं, ये तो दिग्विजय सिंह से मिल रहे हैं, उदित राज से मिल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, ये विपक्ष से मिले हुए हैं, विपक्ष इनको बरगला रहा है, विपक्ष सियासत कर रहा है, ये तमाम बातें आएंगी ना फिर से। हाँ देखो, ये जो बात चलूनी जी ने जो संगठन सदे हैं, जहाँ उनसे बात की है, जहाँ उनकी 22-23 को कोई मीटिंग सदने की बात कर रहे हैं, वो गलत है। वो जो संयुक्त मोर्चे की जो नीति है उसके उल्ट है। इसीलिए को कमेटी बनी है। कमेटी भी तो जो अनुशासनिक कमेटी बनी है वो इसीलिए बनी है, उसका समाधान करेगी, वो समाधान कर लेगी, वो समाधान कर लेगी। तो ऐसे में क्या बातचीत माकूल माहौल में हो पाएगी, खुले मन से हो पाएगी बातचीत, सुधांशु त्रिवेदी? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि बातचीत से ठीक पहले यहां पर अंतर्कलह सामने साफ आ रही है किसान संगठनों की, और कैलाश चौधरी कृषि राज्य मंत्री कहते हैं कि नहीं, वामपंथियों ने दखल दे दी है। तो मतलब वामपंथियों ने दखल दे दी, ये वाम खेमे का आंदोलन हो गया, तो सरकार क्या बात करे इनसे? क्या सरकार ये कह रही है, ये कह रहे हैं कैलाश चौधरी? देखिए संदीप जी, आपके कार्यक्रमों में इससे पहले भी मैंने एक आध बार ये बात कही थी, ये देश का इकलौता किसान आंदोलन है। 88 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी, उससे पहले चौधरी देवीलाल, उससे पहले चौधरी चरण सिंह, सरदार प्रकाश सिंह बादल या दक्षिण में शरद जोशी जी, हमेशा एक कोई स्थापित नेता जरूर होता है जिसकी बात फाइनल मान लिया थी। जब 88 में इतने लंबे घेराव के बाद चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा ठीक है, अब इतनी बात हो गई, चलते हैं, तो फिर चलते हैं। फिर बात ये नहीं हुई कि उसके आगे बहस हो रही हो। वहां तक कि मैं चला जाऊंगा, सरदार पटेल सरदार बारडोली बने थे। ये ऐसा एक विचित्र आंदोलन था जिसमें कहा गया कि कोई भी नेता नहीं है, सब बराबर से है। और मजे की बात यह है कि 42 में से एक भी संगठन ऐसा नहीं जो कहे मेरा कोई अध्यक्ष ही नहीं, हम सब बराबर से बात करते हैं। अपने अपने तो अध्यक्ष हैं, पर जब आंदोलन का कोई संयोजक नहीं होता है तो एक गांव देहात की कहावत है, साझे की हंडिया चौराहे पे फूटती है। साझे की हंडिया चौराहे फूटती है, तो वह समस्या आती है। और जहां तक वामपंथियों और अन्य लोगों की बात है, आप सिर्फ ये देख लीजिए, पहले आंदोलन शुरू हुआ कि 3 कानून वापस लो, ठीक है साहब। अगली मांग आ गई अब एमएसपी का कानून बनाओ। अब उसके बाद आ गई पराली के केस विड्रॉ करो। उसके बाद आ गई जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है जो अभी आने वाला है, उसके अंदर ये चेंज करो। उसके बाद आ गई कि साहब टोल प्लाजा सारे फ्री कर दीजिए। तो क्या ये अपने आप में संदेह नहीं उत्पन्न करता है कि किसी न किसी चीज पर लाइन ऐसी खींचते नहीं, आपके नैरेटिव को सूट नहीं करता है क्या? संदेह उत्पन्न करता है कि संदेह उत्पन्न किया जा रहा है? आप सवाल उठाते हैं माओवादी आ गए जी, ये माओवादी हैं कि वामपंथी हैं? पहले तो इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। चलिए, हम बिल्कुल बात कह रहे हैं। जब वारा राव जैसे लोग, जिसको स्वर्गीय इंदिरा गांधी की सरकार में 2-2 बार जेल में रखा गया आरोप में, वो बुद्धिजीवियों वाली श्रेणी के रूप में हुए, यही संयुक्त किसान मोर्चे को एक प्रस्ताव पारित करके उनकी बिल्कुल निंदा कर देनी चाहिए थी। बिल्कुल इन सब लोगों से हमारा कोई मतलब नहीं है और ये देश विरोधी रहे हैं, हमारा इनसे कोई मतलब नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता। अच्छा। अब ये क्या जी, कोई भी आ गया हम क्या करें? तब ये लोग यही बोलते थे ना, इतना बड़ा आंदोलन है, कोई भी आ गया। अब कोई भी आ गया, कोई कहीं से भी आया जा रहा है, तो कोई आने की जो समस्या है वह अभी फिर सामने फेस करनी पड़ेगी। या तो आप जैसे मुंह पे मास्क लगा लीजिए तो वायरस नहीं घुसेगा, अब हम मुंह खुला रख के चलेंगे तो फिर कोई भी आ जाएगा, तो अच्छा, भी होगी। आप आरोप लगाते हैं कि राजनीतिक दलों से मिले हुए हैं, विपक्षी दलों से बातचीत का एक संकेत मिलता है और निलंबित कर दिया जाता है सदस्य को। आपने वरवरा राव की बात की, जोगिंदर सिंह उग्रहा को अब बातचीत में शामिल नहीं किया जाता, तो उससे समस्या खत्म नहीं हो जाती? या फिर से आप वामपंथियों की बात करेंगे? तो फिर मुझे यह बताइए, वो संपूर्ण क्रांति जो हुई थी, जिसमें से आज के आपके तमाम बड़े नेताओं की पौध निकली, और आप तो इतिहास के इतने बड़े जानकार हैं, स्टूडेंट हैं, तो उस 70 के दशक के संपूर्ण क्रांति जेपी आंदोलन में क्या वामपंथी साथ नहीं थे? आरएसएस वामपंथी साथ नहीं थे क्या? मैं और थोड़ा जोड़ देता हूं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, वीपी सिंह को भली भांति जानते थे। वीपी सिंह की सरकार में लेफ्ट और राइट साथ नहीं थे क्या? तो वो भी राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रद्रोही सरकार थी क्या? हाँ, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूं। हाँ। आपने बहुत अच्छी बात कही। इतना बड़ा आंदोलन हुआ आपातकाल के विरुद्ध, तो एक नेता थे जेपी, जय प्रकाश नारायण, इसलिए उसको जेपी मूवमेंट तक बोलते हैं। हाँ। जब विश्वनाथ प्रताप नहीं, सिंह साथ में आए, उसमें तो वामपंथी VP थे, नेता थे, उसमें माओवादी थे और उसमें आरएसएस भी था, थे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल थे। हम तो अच्छा, तो मतलब वो देशद्रोही आंदोलन नहीं था, वो देश में क्रांति लाने का आंदोलन था, और यहां पर ये देशद्रोही बैठ गए।
नहीं तो इमरजेंसी जो थी वो राष्ट्र के हित में थी क्या? आप क्या कहना चाहते हैं? तो इमरजेंसी आपको लगता है राष्ट्र के हित में नहीं थी? सरकार को कुछ लगता था, आज सरकार को लगता है ये तीनों कानून किसानों के हक में, किसान कहते हैं हमारे हक में नहीं। अच्छा चलिए, अब मैं आपको एक बात कोट करता हूं। आपने कहा किसी के हक में नहीं। द हिंदू अखबार हमारा पक्षकार अखबार नहीं माना जाता है, हमारे प्रति आलोचनात्मक। एक ये भी आजकल, बस मैं छोटा सा बीच में रोक रहा हूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आप इतने संजीदा इंसान हैं, मैं इस पे भी कमेंट चाहूंगा। आपने कहा हिंदू हमारे पक्ष का अखबार नहीं माना जाता, इससे, और आपकी सटीक टिप्पणी है, पर इससे बुरी गत मीडिया की आज तक भारत में हुई है। ये हमारे पक्ष का अखबार है, ये हमारे पक्ष का चैनल है, और ये हमारे पक्ष का नहीं है। मतलब मीडिया निष्पक्ष होना बंद हो गया है। अब मैं जवाब दे दूं? जी प्लीज। हाँ, जैसे आपने बड़े अच्छी एक बात कही, वहां से पूरा उत्तर सुन लीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। जेपी आंदोलन से पहले पार्टी में एक ही पार्टी का शासन था। पहली बार वो शासन हटा, फिर राम जन्मभूमि आंदोलन ने उसे 2 पार्टी सिस्टम में बदल दिया। लोकतंत्र में तो दूसरे विचारों को स्थान मिल गया जेपी आंदोलन के बाद और उसके बाद, परंतु जो भारत का इंटेलेक्चुअल एस्टैब्लिशमेंट था उसमें अभी एक विचारधारा का ही खासकर दिल्ली में कब्जा था। अब जो उनको दूसरी विचारधारा का स्थान मिल रहा वो पच नहीं रहा है। जैसे जमींदारों की जमींदारी हट रही थी तो उन्हें पच नहीं रहा था। अरे भाई, आप अपना विचार भी रखो, दूसरे का भी विचार रखो। मतलब आपको सबसे बड़ी दिक्कत यह है सुधांशु कि एक नेता क्यों नहीं है, यह साझा नेतृत्व वाला आंदोलन क्यों आ गया? सुधांशु, हाँ, अब ये सवाल मैं सुन नहीं पाया, दोबारा बोल। मैंने कहा आपकी दिक्कत यह है कि नहीं, ये एक नेता क्यों नहीं अगुवाई कर रहा, ये साझा नेतृत्व वाला आंदोलन क्यों आ गया? ना, मेरी दिक्कत ये नहीं है। हम तो सबसे बात कर रहे हैं, सरकार ने सबसे बात किया। दिक्कत यह है कि एक मुद्दा नहीं, एक नेता नहीं, एक व्यवस्था नहीं। तो हमें लग रहा है ऐसा नहीं कि किसान एक होने नहीं देना चाहते, कोई ना कोई लोग ऐसे हैं जो कोई एक स्पष्ट बिंदु, यानी एक पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, यानी सहमति के किसी बिंदु या व्यवस्था तक आने ही नहीं देना चाहते। तभी मैंने आपको 8 अलग अलग मुद्दे बता दिए। अच्छा बताइए, टोल प्लाजा फ्री हो जाए, इसका एमएसपी के साथ क्या कनेक्शन? हाँ, कोई भी बड़े से बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति कोई संबंध स्थापित कर सकता है कि भारत के सारे टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाए और मांग है कि एमएसपी मिलना चाहिए। तो यह दर्शाता है कि जिसे कहावत गांव देहात में कहते हैं, पीना नहीं है ढरकाना है, पी ना पाओ तो ढरका दो। तो ऐसे में मतलब मैं पलटकर दूसरी तस्वीर भी पेश कर दूं ना सुधांशु, कि ये खालिस्तानी है, आतंकवादी हैं, पाकिस्तान चीन समर्थित हैं, ये थलुए हैं, अब ये माओवादी हैं, नक्सली हैं, वामपंथी हैं, और 50 से ज्यादा किसान नेताओं को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 50 दिन के आंदोलन के बाद 50 नेताओं को समन भेज देती है और कहा जाता है ये राष्ट्र विरोधी ताकतों, अरे विदेशी हाथ, बाहर से फंडिंग आ रही है, बाहर से पैसा आ रहा है, और फिर आप कहते हैं हम खुले मन से बात कर रहे हैं। आपने अच्छा सवाल उठाया है। तो ये देश का इकलौता किसान आंदोलन था जिसके लिए कनाडा, स्पेन से लेके ऑस्ट्रेलिया तक समर्थन मिला था। आपको किसान आंदोलन अपने याद में बताइए कि सिडनी के वनडे मैच में किसान आंदोलन के पक्ष में दिखाया जा रहा हो। अच्छा, ये मैं 1 मिनट फिर रोक दूं। ये पता है आप कैसा तर्क दे रहे हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी के लिए इंग्लैंड में समर्थन हुआ, अमेरिका में समर्थन हुआ, यूरोप में समर्थन हुआ, ताली बजाई लोगों ने, मोदी मोदी किया, तो अरे चुनाव यहां पे समर्थन वहां पर क्यों? ये तो मैं पलट कर ये पूछ लूं। ना 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 नहीं 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 नहीं, आप पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ सुनाइए ना। समर्थन कहीं से समस्या नहीं है। हाँ। वो किसान है क्या जो सिडनी के वनडे इंटरनेशनल में बैठा हुआ है? नहीं, क्या वो किसान परिवारों से जुड़े नहीं है? क्या उनकी रूट्स, उनकी जड़ें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी या देश में नहीं है? अरे भाई, मैं पूरी बात तो कर लूं। महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ इतनी बड़ी अपमानजनक घटना हुई वॉशिंगटन डीसी में, और गांधी के स्वयं भी उत्तराधिकारियों के मुंह से चू नहीं निकला। अब देखिए कहां ले गए आप कह रहे हैं बाहर से समर्थन आएगा, हमारे ही तो लोग गए हुए हैं। सुनिए, महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ अपमानजनक व्यवहार करने वाले कहें कि हम किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। वो जय श्री राम के नारे लगाकर जो लंपटगिरी करे वो भी गलत है, और जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति को वैंडलाइज करने की कोशिश करे वो भी गलत है। ऐसा हुआ क्या? वो भी गलत है।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे किसी ने को गलत राष्ट्रभक्त बोला। कहने वाले आपके किसी सांसद ने भी गलत हैं। बोला, नहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को राष्ट्रभक्त नथुराम गॉडसे को राष्ट्रभक्त कहने वाले, जिसे कभी मन से माफ नहीं करेंगे नरेंद्र मोदी, पर वो सांसद है ना प्रज्ञा ठाकुर। अब संदीप चौधरी जी, अगर मैं ऐसा कहूं तो भगत सिंह को आतंकवादी कहने वाले महिमा मंडित थे, पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता। बहुत गलत किया गया, उसको ठीक किया जा रहा है ना, आप ठीक कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद आपका। चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु अशफाक उल्लाह खां को आतंकवादी शब्द कहा गया है। बिल्कुल गलत किया गया, बिल्कुल गलत किया गया। तो मैं अलग है, आज अभी इस टॉपिक पे रहिए। हाँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, चलो भाई वो गांधी एनआईए की बात का जवाब नहीं दिया आपने। मतलब खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, अरे चीन भाई, समर्थक, अब 50 से ज्यादा लोगों को एनआईए का समर्थन झंडा लगाए, उसको आप क्या कहेंगे? और वो फार्मर्स का प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं और कोई आलोचना नहीं कर रहा उनकी। नहीं, ये 50 दिन बाद एनआईए के समन का क्या मतलब, मैं ये पूछ रहा हूं। काम कर रहे हैं, सोचिए। नहीं, 50 दिन बाद एनआईए के समन की बात कर रहा हूं। अब एक और भी आप सुनिए, आड़तियों पर रेड हो रही है, जो वेयर हाउस दे दें उसको, उसके खिलाफ एफआईआर हो रही है, जो ट्रक दे दें किसानों की सहायता के लिए उसको धमकाया जा रहा है, ये तमाम बातें हो रही है ना, आप जानते होंगे। तो मैं फिर आपसे यह भी बात कह देना चाहता हूं, भाई किसान है, किसानों का पूर्णतः स्वागत है। और एक बात मैं आपसे संदीप जी कहूंगा, 26 जनवरी को अपना जरा कैमरा लेके जाइए। अच्छा, एक और बड़ी खबर आ गई है, एक मिनट, अभी बड़ी खबर आई है सिंगू बॉर्डर से। संयुक्त किसान मोर्चा ने ये जो हम अंतरकलह की बात कर रहे थे, ये सलवट दरार, इसको साफ कर दिया है, इस पर विराम लगा दिया है, विवाद पर विराम लगा दिया है। कल सरकार के साथ होने वाली मीटिंग में गुरनाम सिंह चडूनी जाएंगे। चडूनी ने सफाई दी है, सफाई के बाद विवाद खत्म हो गया है। तो जो सलवटें दिख रही थी वो सलवटें सुलझा ली गई हैं यहां पर। राकेश टिकैत, तो कल चडूनी आपके साथ जाने वाले हैं बातचीत में? ये बात हो रही थी, हाँ बिल्कुल जाएंगे, हाँ बातचीत में जाएंगे। संयुक्त मोर्चे को उन्होंने अपनी बात बता दी होगी, हो सकता है कोई लोग मिले हैं, क्योंकि जब लोग यहाँ पे भी आते हैं तो हमारे से भी विपक्ष वाले कोई मिलता है, अगर घूम रहा उसको मनाई है कि आप मंच पर नहीं जाओगे, वो बैठता भी है वहां पे, अपना वहां से चला जाता है। तो यही तो उन्हें आरोप होगा, उन्होंने साफ कर दिया होगा। तो जाएंगे कल मीटिंग में, क्योंकि उनका एक अहम रोल इस आंदोलन में है, और यहां से कोई भी विवाद होगा, उसकी कमेटी है हमारी, हम बैठकर उसका सुलझारा कर लेंगे। और कोई विवाद हमारा नहीं है किसी से भी। नहीं, विवाद इसलिए होते हैं जो सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं ना, राकेश टिकैत, राकेश, जो सुधांशु कह रहे हैं ना कि ये साझा नेतृत्व है, यही नहीं पता कि इन्होंने उदाहरण दिए महेंद्र सिंह टिकैत, आपके पिता के, चरण सिंह के, उससे पहले प्रकाश सिंह बादल के, कि एक नेता अगुवाई करता था तो एक नेता कहता था हाँ ये बात हमने तय कर ली। आप यहां पर ये पूरा मिलीजुली कबड्डी खेल रहे हैं, उसमें दिक्कतें आ रही हैं। अरे मिले जुले से बहुत बढ़िया काम चलता है, उसमें जिम्मेदारी से आदमी बच जा, और सब इकट्ठे फैसला इकट्ठे ही लेते हैं। एक आदमी तो कोई गलती हो भी जा, लेकिन सब ज्वाइंट वे हैं, सब अपना सुधार करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, उसमें फैसला लेते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, यहां पर जो दिक्कतें दिख रही थी, इन्होंने तो अपनी सलवटें सुलझा ली। हाँ देखिए, दिक्कत भी उनकी है, सुझाव भी उन्होंने किया है, तो ये उनका विशेषाधिकार है। परंतु उन्होंने जो अभी बात राकेश जी ने कही, मिली जुली वाली बात, तो यही तो एक समस्या होती है। जानते क्या होता है, हर व्यक्ति के अंदर एक आकांक्षा होती है, कोई ऐसा नहीं कि लोभ मोह ईर्ष्या से परे हो जाता है। तो नेता बनने की एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है, अच्छा। कौन किसको कट करके आगे बढ़ जाए। मिली जुली सरकारों का क्या हाथ शुरू हुआ है ऐसा कुछ देश में, देश ने देखा है। तो इसीलिए मैंने आपको एक कहावत भी बता दी थी, एक स्वाभाविक मानवीय स्वभाव है कि कौन बड़ा नेता बन जाए, किसको ओवरटेक करके उसका एक संघर्ष शुरू हो जाता है। यदि हाँ, जैसे बीजेपी में भी बहुत संघर्ष हुए थे, कौन बड़ा बने कौन छोटा बने। 2012-13 की कभी पूरी किताबें लिखी जाएंगी तो पता लगेगा कि उसमें कितना संघर्ष हुआ था। लेकिन अलका लांबा, आप सर हिला रही हैं, ये दिक्कत जो ये सलवटें जो आई, शुरुआत आपने की, आपकी पार्टी ने, दिग्विजय सिंह, उदित राज, जब मंच साझा करने को की इजाजत नहीं देते हैं किसान नेता, आप अपनी खोई हुई जमीन पाने के लिए इतने आतुर क्यों हैं? इनका कांधा इस्तेमाल करने के लिए इतने आतुर क्यों हैं अलका? संदीप जी
माफ कर दिया आपको कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए इनका मंच नहीं है, हम उसका सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक स्तर पर अपने तौर तरीकों से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में परसों सारे देश के राजभवनों का घेराव करके हमने इन काले कानूनों को वापस लेने का दबाव बनाया। मैं ये कहना चाहती हूँ, आज मैं टीकरी बॉर्डर पे थी, महिला किसान दिवस मनाया गया, मंच पर नहीं गई, कोई भाषणबाजी नहीं गई, समर्थन देने गई और देकर आ गई। वहां पर भी यही चर्चा थी संदीप जी कि इनकी जो सत्ता में बैठे हैं निरंतर कोशिश है कि इसे बदनाम किया जाए, आंदोलन को इसमें फूट डाली जाए और जितना आंदोलन लंबा खींचेगा। कल 11वीं बैठक है, 10 बैठक फेल हो गई, कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस या भाजपा जिम्मेदार है? कभी खालिस्तानी, कभी आतंकी, कभी नक्सली बता रहे हैं इसे। ये मैं आप सबको बैठ के किसके साथ कर रहे हैं? भाजपा के नेताओं को कौन रोक रहा है? भारत की राजधानी दिल्ली में 7 सांसद भाजपा के हैं, मेयर तीनों इनके हैं, पूरी की पूरी सत्ता दिल्ली के अंदर बैठी है। कौन मना कर रहा है कि वो इसी आंदोलनों में जाकर किसानों के बीच में बैठकर उन्हें इसके फायदे बताएं? किसने रोका है सुधांशु जी को? क्यों नहीं टीकरी बॉर्डर से नहीं रोका है ना, किसान संगठनों ने रोका है ना अलका लांबा, पर आप घुसने की पूरी कोशिश करते रहते हैं, मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये वाला हाल है कांग्रेस का। बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे, हमारी कोई कोशिश ऐसी नहीं होगी जो इस आंदोलन को कमजोर करे, क्योंकि कांग्रेस कहां खड़ी है ये अब बताने की जरूरत नहीं। कांग्रेस पूरी तरह से किसानों के समर्थन में खड़ी है। जब पार्लियामेंट में ये बिल लाया जाएगा, दोबारा से अगर उम्मीद करते हैं कानून वापस लेकर दोबारा लाए जाएंगे, तो राहुल गांधी जी कांग्रेस के सांसद ही इन कानूनों को वापस और नए किसानों के मुताबिक जो ड्राफ्ट उम्मीद करते हैं की जाएगी उसके समर्थन में पार्लियामेंट में माफी चाहूंगी। डकैत जी नहीं खड़े होंगे, कौन खड़े होंगे? जो जिनको इन्होंने सांसद चुना है। हरियाणा के 10 के 10 सांसद भाजपा के हैं। उम्मीद मत करें कि वो इन कानूनों को वापस और नए कानून जो डकैत साहब और हमारे संगठन बनाएंगे उनके समर्थन में बोलेंगे। उसके समर्थनों में संसद के अंदर लोकतांत्रिक तरीकों से कोई बोलेगा, मतलब तो वही वो होता है ना जिसे कहते हैं पिगी बैक राइडिंग, और बिल्कुल देशी भाषा में कहते हैं पद्दी चढ़ना। पद्दी चढ़ने से बाज नहीं आएगी कांग्रेस। नहीं, हम कहाँ किसी की पद्दी चढ़ रहे हैं? आप मुझे बताइए ना। हम तो इसका निरंतर एक समांतर आंदोलन चलाए हुए हैं, क्योंकि हमारा भी ये मानना है ये मात्र मोदी जी के पूंजीपति मित्रों को लाभ देने के लिए और किसानों की कमर तोड़ने के लिए, देश को बर्बाद करने के लिए कानून लाएगा। ये किसान आंदोलन होता या ना होता, कांग्रेस का पहले दिन से स्टैंड ये रहा। ये आंदोलन बाद में दिल्ली में पहुंचा है, टीकरी और सिग्गू बॉर्डर पे। उससे पहले पंजाब के अंदर रेल की पटरियां किसानों ने रोकी थी, और हमारे तीनों जहां सरकारें हैं, चाहे आप राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़, पंजाब, हमारी सरकारें विधानसभा के सत्रों में इसको लेकर आई है। नहीं, उसके बारे में बहुत विस्तृत चर्चा कर चुका हूं कि कौन क्या क्या लेकर आया, 2019 में क्या कहा। ये किसानों के लिए जो घड़ियाली आंसू बहाए जाते हैं, वो इस अमाम में ना सारे राजनीतिक दल बस वो नारेबाजी में बहुत आगे हैं, अव्वल हैं, लेकिन दरअसल किसानों की जो गत है आज की तारीख में 8,600 रुपए मासिक आमदनी। ये मैं कई बार कह चुका हूं, एक मेड को भी उससे ज्यादा पैसे देते हैं हम। किसानों की आय इतनी है। 4 लाख किसानों ने, ये सरकारी आंकड़ा है एनसीआरबी का, पिछले 25 सालों में आत्महत्या कर ली है। 45 लाख करोड़ रुपए का किसानों को नुकसान हो चुका है पिछले 10-15 सालों में, क्योंकि एमएसपी के नीचे खरीद होती है। ऐसे में बद्री नारायण चौधरी, क्या आपको लगता है कि कल बातचीत में कुछ हल निकलेगा? मैंने कैलाश चौधरी का बयान सुनवाया कि जी वामपंथी घुस गए हैं, कोई कहता है जी कक्का जी आरएसएस के हैं, आपके पुराने संबंध रहे हैं। ये एतबार, भरोसा शब्द जो मैं लगातार इस्तेमाल कर रहा हूं, भरोसा कायम होता दिख रहा है क्या आपको, या भरोसे नाम की चीज ही नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने पराली के ऊपर संज्ञान लिया था और ये कहा था कि दिल्ली का प्रदूषण नष्ट करने के लिए किसान हरियाणा और पंजाब के पराली जलाते हैं। और अभी अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है केवल 3 बिलों को स्थगित करने का, क्या इन ट्रैक्टरों से और दिल्ली का प्रदूषण खराब नहीं होगा? क्या केजरीवाल जी को अब दिखाई नहीं दे रहा? यानी संज्ञान लेते समय और वो जिम्मेदारी समझी उन्होंने, अब यहाँ पर जिम्मेदारी कोर्ट डाल रहा सरकार पर, सरकार डाल रही है कोर्ट पर, और अब डाल दिया पुलिस, दिल्ली पुलिस के ऊपर। मेरे ख्याल से ये जो राष्ट्रीय पर्व आ रहा है, इसके ऊपर ये राजनीति करने के बजाय जनता, कोर्ट, सरकारें और किसान सबको मिलकर के इसका पर्व को और एकजुट होकर देश का पर्व मनाना चाहिए था। उसके बाद आंदोलन फिर चालू हो जाता।
नहीं तो ये घल्लूगारा, ये मुझे समझाइए, आपने अहम टिप्पणी की है बद्री बाबू। दिल्ली पुलिस को कह दिया था कोर्ट ने पहले ही 11-12 तारीख को ही कि आप फैसला करिए ट्रैक्टर रैली की इजाजत देनी है या नहीं। दिल्ली पुलिस फिर कोर्ट चली जाती है, जी आप निर्देश दो। कोर्ट अब भी कह रहा है आप तय कर लो। अभी जॉइंट सीपी एसएस यादव उनसे मिलकर आते हैं। तो ये घल्लूगारा, ये जलेबी इमरती बनाई जा रही है क्या? फैसला लो, दिल्ली पुलिस ले ले या सुप्रीम कोर्ट ले ले कि नहीं ट्रैक्टर रैली नहीं होगी, फिर देखते हैं किसानों का क्या रिएक्शन होता है। साफ साफ बात क्यों नहीं हो रही है? ये जो चल रहा है देश हित में नहीं है, ये राष्ट्र हित में नहीं है, ये अपने अपने पाले में से गेंद उड़ाने वाला काम हो रहा है। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को इसमें आना नहीं चाहिए था, और आए तो एक बढ़त्व सबसे ऊपर अपना निर्णय रख करके निर्देश देके काम को लेना चाहिए। राकेश टिकैत, सुप्रीम कोर्ट अभी दिल्ली पुलिस को कह रही है अभी परसों फिर सुनवाई होगी, आप ट्रैक्टर परेड निकालेंगे? अगर सरकार या पुलिस कमिश्नर, फर्ज कीजिए मैं पहला ऑप्शन दे रहा हूं, पुलिस कमिश्नर कहते हैं आप ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे, तो क्या करेंगे आप? हम तो पुलिस को झंडा देंगे, उनके डंडे में झंडा लगवाएंगे और परेड निकाल लेंगे। अभी हमने दिल्ली की रिंग रोड को चुना है, ये बाहरी रिंग रोड को हम आएंगे। ये तो करवा तो यही रही है ना, सरकार ही तो करवा रही है हमको परेड। ये सरकार जब चाहेगी परेड नहीं होती। भाई इन्होंने पिछले 2 महीने से ये खालिस्तानी पाकिस्तानी बताते आ रहे किसान को। हम तो अपनी आइडेंटिटी तो देना आ रहे हैं, ये हम और कुछ नहीं है, देश के प्रति प्रेम है और उम्हा है बहुत लोगों में जो नौजवान है ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं। हमारी आइडेंटिटी ये है, हम तिरंगे के साथ में, देश के साथ में खड़े हुए हैं हम। नहीं देश का पर्व तो मनाने का सबको कानून को तो मानते हैं ना, कहा था झंडी देते थे, कानून तो मानते हैं ना, देश की न्यायिक व्यवस्था का तो आप सम्मान करते हैं, तभी तो आप 54 दिन से गाजीपुर, टीकरी, सिंगू, शाहजहांपुर बॉर्डर पर टिके हुए हैं। आप अंदर नहीं आ रहे। अगर आपको इजाजत नहीं मिलेगी तो फिर वहीं से प्रदर्शन कीजिए। सम्मान करते हैं। हाँ चलो देख लेंगे, वो सलाह कर रहे हैं उसमें। अभी तो कई दिन है। अब तो हमने बीजेपी वालों को कहा भाई 50,000 झंडे दो आप हमको, नेशनल फ्लैग। ये हमको झंडे नहीं दे रहे। बीजेपी तो हम साथ ही तो है सबके, सारी पार्टियां, हमको झंडे क्यों नहीं देते? ये झंडों को बात नहीं करते हम, कोई वैसा फ्लैग थोड़ा मार रहे भाई। बहुत फंड है इनके पास में, बाहर से आप लेने नहीं देते, यहां से आप देते नहीं। आप दे दो ना 50,000 नेशनल फ्लैग तो मांगे हमने। दिल्ली पुलिस को भी कहा हमने दो, उन्हें 20,000 देने की बात करी। सारे चैनलों से हमने कहा, चैनल वालों ने देने शुरू कर दिए, आगे कुछ चैनल वाले देख गए, तो हम तो सबसे मांग रहे हैं। नहीं तो परेड दिल्ली में करने से क्या हासिल होगा आपको? कोई 5 किलो परेड रिंग रोड पे करने से आप सिवाय ट्रैफिक को बाधित करेंगे, आम आदमी को परेशान करेंगे। राकेश टिकैत, नहीं, हम कोई परेशान नहीं करेंगे भाई। दिल्ली के लोग भी देख लेंगे ना, जिस ट्रैक्टर जो अन्न उपजाता है किसान, इसी ट्रैक्टर से उपजाता है, तो ट्रैक्टर को तो तिलक करना चाहिए। आम जनता को उसके ऊपर फूलों की वर्षा करनी चाहिए। इतनी बड़ी परेड, इनको तो गर्व होना चाहिए सरकार को कि दुनिया की सबसे बड़ी परेड होगी ये तो पूरे दुनिया में हमारा भारत का नाम होगा कि किसान आंदोलन भी कर रहा है और फिर भी देश के साथ में खड़ा हुआ है, देश के सम्मान में, और अपना पूरा प्रदर्शन वो कर रहा है। ये तो परेड है, इसको परेड मान लो आप। इसको परमजीत सिंह, सिंगू बॉर्डर पर अभी दिल्ली पुलिस की टीम आई थी, क्या कुछ उसमें फैसला हुआ? आपको कुछ जानकारी है? क्या दिल्ली पुलिस इजाजत देगी या दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि नहीं, इजाजत नहीं मिलेगी? सर मैं अभी जब आपके डिबेट के लिए आ रहा था तो दिल्ली पुलिस के आई थी अधिकारी, हमें अभी ये नहीं मालूम चला कि क्या है। लेकिन 2-3 बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पहला कि हम रैली नहीं निकाल रहे हैं। जब पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसमें भी ट्रैक्टर परेड निकले थे। तो ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि हम ट्रैक्टर परेड पहली बार निकाल रहे हैं देश में, ये निकलेगा। दूसरी ये है कि हम लोग मीडिया को ही बुला रहे हैं, दिल्ली वासी को ही बुला रहे हैं और पूरे देश को बुला रहे हैं कि गणतंत्र दिवस है, आप किसानी में के साथ साथ आइए और देखिए कि ट्रैक्टर के साथ जैसे तोप और एरोप्लेन करते हैं उसी तरह ट्रैक्टर करते हैं। भाई आप तो धुनिक हुए हैं, थोड़ा सा शहर में रहे हैं, शहर में रहते रहते आपको एसी में रहने की आदत पड़ गया, थोड़ा सा किसान को भी देख लीजिए तो कोई खड़ा भी नहीं हो जाएगा। तो एक बार शहरवासियों को भी देखना चाहिए किस तकलीफ से हम लोग 55 दिन 54 दिन रह गए यहाँ पर। अब ट्रैक्टर परेड निकाल रहे हैं तो उसमें क्या, उसमें तिरंगा लगा रहे हैं।
हम तो पहले कह रहे हैं कि तिरंगा लगा रहे, झंडा तो संगठन का पीछे हो गया, तो ट्रैक्टर रैली भी पहली बार नहीं निकल रहे। हम लोग रास्ता मांग रहे हैं, शांतिपूर्वक जा रहे हैं, कम से कम ट्रॉली रहेगा, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रहे हैं, सारी व्यवस्था करके जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस और भी जो सहायता कहेगी, जो भी हमसे सहयोग मांगेगी, वो सब सहयोग देने को तैयार है। इसलिए हम लोग विनती करते हैं कि दिल्ली पुलिस हमें रास्ता दे और वो खुद गाइड करे कि हमें किधर जाना है। ऐसे हम लोग को रिंग रोड पे करना है, हम दिल्ली के अंदर भी नहीं जा रहे, रिंग रोड पे हैं, लेकिन ये हमें सरकार ना बताए कि हम बाधा डालने वाले हैं। पहले गणतंत्र दिवस को उठा के देख ले, उस दिन भी ट्रैक्टर परेड हुए थे। सतनाम सिंह पर बीजेपी के लोग ये भी आरोप लगाते हैं, सोशल मीडिया पर भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं, अरे ट्रैक्टर लेकर किसान निकलेंगे, ये तो संभ्रांत बड़े अमीर किसान हैं, ट्रैक्टरों पर चल रहे हैं, ट्रैक्टरों से अपनी ताकत दिखा रहे हैं। हाँ, देखो ये ट्रैक्टर खेती के लिए हैं, किसान का एक साधन है, एक संद है जो उन्होंने कर्जे पर लिए हुए हैं। और खुदकुशी 3-4 पंजाब में खुदकुशी रोज़ हो रही है, देश में 44-45 खुदकुशी, 46 खुदकुशी रोज़ हो रही है कर्जे के कारण। किसान बहुत जो माड़ी हालत में है और करजाई है बहुत बड़ा। इसी तरीके नाल जो इतने 2 महीने हो जाएंगे, 2 महीने के जहाँ बैठे हैं, सरकार कोई बात नहीं सुन रही। असं सिर्फ एक रोस मार्च करना चाहते हैं, जो किसान का हक है, फंडामेंटल राइट्स है और गणराज है, सारे को बराबर, किसान को भी हक है अपना गणराज मनाने का। और सरकार के साथ एक रोज़ जार करना चाहते हैं, उनके बोले कान खोलना चाहते हैं, किसान की बात सुनी जाए। देश का सारे वर्ग कह रहे हैं कानून ये गलत है किसानों के लिए, खपतकारों के लिए, और कानून रद्द किए जाएं, MSP का वखरा कानून बनाया जाए। और जो ये बातें हैं इनकी, जो ये बोल रहे थे अपने भाजपा के प्रवक्ता कि मांगे बढ़ती गई हैं, मांगे नहीं बढ़ी, मांगे वो 4 मांगे हैं जो तीनों खेती कानून है, MSP का वखरा कानून बनाने की गल है, बिजली सोध बिल 2020 है और हवा प्रदूषण एक्ट है। ये 4 मांगों पर ही आंदोलन है, चारों मांगों पर ही बात हो रही है। और हम तो बोले कान खोलना चाहते हैं, इनके बोले कान जो हम रूट मैप भी दे दिया है वो उसको इजाज़त देनी चाहिए। जब नहीं इजाज़त देनी चाहिए तो हम देखेंगे, हम परेड करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी, इसमें ये एक दूसरे के पाले में गेंद क्यों डाली जा रही है? दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सीधा फैसला ले लें या सुप्रीम कोर्ट एक निर्देश, एक आदेश जारी कर दे? इस बात को इतना खींचा क्यों जा रहा है? देखिए, ईमानदारी की बात यह है कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस की एक मर्यादा होती है। जब लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था, सभी लोगों के मूलभूत अधिकार भी निलंबित कर दिए गए थे। मैं आपातकाल की बात कर रहा हूं। तब भी 15 अगस्त 26 जनवरी को कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, इसलिए उस दिन रैली निकालना, प्रदर्शन करना, यह मेरे विचार से एक बहुत, ये तो परेड कह रहे हैं, ये कह रहे हैं रैली नहीं है, हम परेड कर रहे हैं, हम राजपथ पर थोड़ा कह रहे हैं कि परेड करवाओ। गणतंत्र दिवस पर हर व्यक्ति को झंडारोहण करने का अधिकार है, सब अपने अपने संस्थानों में झंडारोहण करते हैं। परेड ऑफिशियली निकलती है, तो हम ये कह रहे हैं ये भी झंडारोहण करें, अपने यहाँ बड़ा कार्यक्रम करें। जहां ये तो मांग रहे हैं राकेश टिकैत, तो सुधांशु भाई कह रहे हैं 50,000 हमें राष्ट्रीय ध्वज चाहिए। बीजेपी भी देगी क्या इनको राष्ट्रीय ध्वज? ये तो मांग रहे हैं। हाँ, अब एक और बात मैं आगे कहता हूं संदीप जी। हाँ। जब हम लोग गणतंत्र दिवस पे ध्वजारोहण करते हैं तो मांग के झंडे से करते हैं। स्कूल में जाते थे, स्कूल के बाहर झंडे अवेलेबल होते थे, खरीद के झंडा अपना लेके अंदर जाते थे। ये मांगने वाली बात ही अपने आप में मंतव्य के प्रति एक गहरा संदेह उत्पन्न करती है। अच्छा, क्या संदेह उत्पन्न करती है? कोई कह रहा है हमें दे दो राष्ट्रीय ध्वज। संदीप जी, एक और बात भी बोल। अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ये कहा जा रहा है कि ये तो ट्रैक्टर वाले किसान है। कोई बात नहीं, मेरा आपसे अनुरोध है कि अपना कैमरा लेके जाइएगा और जरा देख के बताइएगा कि कितने लोगों ने सिर्फ HMT के ट्रैक्टर यूज किए हैं जो सरकारी कंपनी है, और कितनों ने प्राइवेट कंपनी। HMT बंद हो गई है, आपको पता है ना? मुझे पता है HMT बंद हो गई है, पिंजौर में था प्लांट, बंद हो गया। अच्छा, आप ये बताइए क्यों बंद हो गई? क्यों बंद हो गई आप बताइए। किसान को लगा कि मुझे बाजार में उससे बेहतर, उससे अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, खा गई क्या बाकी कंपनियां? ना। अच्छा। पूछेगा कितने किसान सिर्फ BSNL का फोन यूज कर रहे हैं, पूछेगा कितने रोडवेज की बस से आए हैं, प्राइवेट से नहीं आए हैं। ये भी पूछिएगा कि कितने लोगों ने खादी, सब लोग पहनते हैं, सिर्फ गांधी खादी आश्रम से खादी खरीदी है। तो भाई अपने थोड़ा किसानों से ये भी पूछिएगा, सही उपयोग है। एक मिनट सुधांशु, HMT का ट्रैक्टर कितने साल चलता था और आजकल ट्रैक्टर कितनी जल्दी सर्विस मांग जाते हैं और कितनी जल्दी खराब हो जाते हैं, ये भी थोड़ा पूछिएगा। एक क्या चीज? HMT के ट्रैक्टर कितने साल तक चला करते थे?
यही और तो यहाँ मैं पर आपसे अब कह रहा ट्रैक्टर्स हूं। कितनी जल्दी सर्विस मान यही जाते तो हैं, आपने खराब हो बिल्कुल जाते सही हैं। पॉइंट पकड़ लिया। हाँ। सरकारी व्यवस्थाएं बाजार के मामले में, ट्रेड कॉमर्स में, ये वर्ल्ड वाइड ट्राइड टेस्टेड एंड फेल्ड है। यानी संपूर्ण विश्व में एक स्थापित सत्य है। तो मतलब कि सरकार बाजार खरीदी नहीं क्रय करेगी। विक्रय आप के उसी क्षेत्र तरफ जा में रहे हैं ना। सरकारी व्यवस्था आपने कहा था ना, नियंत्रित राजा करती बने है, तो व्यापारी, उसका जनता अंजाम बने ग्राहक और भिखारी। उपभोक्ता दोनों के लिए नुकसानदेह होता है। हाँ, राजा बने व्यापारी तो प्रजा बनेगी भिखारी, यही कहा आपने। यही इसीलिए तो है कि अगर जैसे आप बता रहे, कब प्रजा भिखारी थी? 2% ग्रोथ रेट कब थी, जिसको हिंदू ग्रोथ रेट कहते थे? तो ऐसा जब करिए ना, गरीबी सरकार सुधांशु बनाती त्रिवेदी, थी, FMT, सुधांशु स्कूटर त्रिवेदी, भी एक सरकार मिनट सुनिए ना, बनाती थी, स्कूटर्स प्लीज। इंडिया, सुनिए ना। टीवी भी सरकार बनाती थी, अपट्रॉन। सुनिए ना, बहुत अच्छा सरकार तर्क बन दिया है गई थी ना व्यापारी, आपने, तो बहुत पूरी अच्छा जनता तर्क बन दिया। गई थी सुनिए तो भिखारी। अब सुनिए और जब से तो इन्होंने खोला, तो राजा ना तेल के इस मामले अच्छा, में, एक और बात बताइए। सुधांशु अब सुनिए तो, 2 मिनट बची अरे है। एक वाक्य और, एक हाँ, वाक्य, करिए, पूरा एक कीजिए। वाक्य, एक बात। हाँ। आज हम यहां बैठ के न्यूज 24 पे बहस कर रहे हैं। ऐसी सरकार की आलोचना कभी आपने दूरदर्शन पे देखी थी? बताइए, खुलापन मीडिया में आने से, प्राइवेट प्लेयर्स आने से गुणवत्ता बढ़ी या घटी? मुझे इसका उत्तर दे दीजिए और उसके बाद आगे जो बात कर। देखिए, राजा बने व्यापारी, प्रजा बनेगी भिखारी। जब राजा तेल में व्यापारी बनता है ना, तो प्रजा भिखारी बनती है। आप तेल के बारे में 2014 में ये कहकर आए थे, दावे तो यहां तक थे 35 रुपए पेट्रोल मिलेगा। आपने आके क्या किया? 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। जहां $150 तक कीमत चली गई थी पर बैरल 2014 से पहले, आपके टाइम में $28 पर बैरल पर भी तेल की कीमतें आई। $40-45 पर बैरल पर चल रहा है। उस वक्त 60-65 रुपए का पेट्रोल था, आज 84 रुपए का पेट्रोल है। 9 रुपए आप एक्साइज बढ़ा देते हैं, 13 बार एक्साइज बढ़ा चुके हैं। वहां पर तो आप व्यापारी बन जाएंगे। दे दो ना मुझे 35 रुपए में पेट्रोल। हाँ, बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं आपको इसका भी बिल्कुल तथ्यात्मक जवाब देता हूं। हाँ। पहली बात, तेल को यानी डीजल और पेट्रोल को खुली अर्थव्यवस्था के हवाले करके गई मनमोहन सरकार। अब सरकार का नियंत्रण नहीं। वो अपने आप नंबर में 2, अगर दाम कम हो रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि वो पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है? हाँ। पूछिए, ये ऑयल बॉन्ड्स किसने खरीदे थे? सब कुछ 7 साल में ठीक नहीं कर पाए, 7वां साल हो गया। तीसरी बात, आपने एक्साइज का कहा। एक बात और सुन लीजिए ना, पूरा वाक्य सुन लीजिए। सिर्फ तेल ही उन ऐसे 1-2 चीजों में है जो जीएसटी में नहीं है, जहां केंद्र भी कर लगाता है और राज्य सरकारें 60% कर लगा रही है। कम कर दीजिए, किसने रोका है भाई? तो मतलब एक बात यहां पर साफ आ गई। 1 मिनट बचा है सिर्फ, अलका लांबा स्क्रीन पर। अलका, एक बात साफ हो गई है, बाजार तय करे तो सब कुछ संतुलन आ जाएगा, सब कुछ संतुलित हो जाएगा। सरकार कैसे करेगी खरीदी? यहां यह अलग बात है कि सरकार सारी एमएसपी पर खरीदी नहीं करती है, 6% होती है खरीदी। बिल्कुल नहीं संदीप जी, इन्होंने सारा का सारा जो है चीजें वो लोगों पर छोड़ दी है। सारा बोझ लोग सहेंगे और ये लोग सत्ता में बैठकर मात्र पूंजीपति मित्रों को बचाएंगे। मैं आपको फिर कह रही हूँ, 25,000 करोड़ का बना बना पार्लियामेंट के साथ एक और खड़ा किया जा रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम देखिए, अर्थव्यवस्था -25% दोबारा जाने वाली है। ये आज की अर्थव्यवस्था के आंकड़े सुबह की अखबारों में आए हैं। ट्रैक्टर रैली निकाल रहा है किसान तिरंगा झंडा लेकर। अगर भगवा झंडा मांगेंगे संघ का तो 2 मिनट में दे देंगे, लेकिन आज वो ट्रैक्टर रैली करना चाह रहा है तो इन्हें देशद्रोही लग रहा है। 26 जनवरी गणतंत्र के खिलाफ लग रहा है। हाथ जोड़कर कहूंगी, ये सब बंद करें और बिल्कुल 3 कानून जो ये चाहते हैं वापस ले लीजिए। बजट सत्र आ रहा है, नए कानून जो ये ड्राफ्ट करें हमारे अन्नदाता, उसे चर्चा करके पास करिए और खत्म करिए बात को। सुधांशु, क्लोज कर रहा हूं। बड़ा एक इंटरेस्टिंग कमेंट आया है हमारे एक दर्शक का कि सुधांशु त्रिवेदी से ये भी पूछिए फिर तो सरकारों का भी निजीकरण कर दिया जाए। सरकारें काम तो करती नहीं है, तो सरकारों को भी निजी हाथों में दे दिया जाए। यह भी एक कमेंट आया एक दर्शक का। आपने तो बहुत अच्छी बात कही। निजीकरण की शुरुआत कब हुई थी? पूछिए अलका जी से, ये उद्योगपति कब खड़े हुए? नहीं, सरकारों के निजीकरण की बात हो रही है कि देश को ही निजी हाथों में दे दो, अच्छा परफॉर्म करेगा देश। फिर तो हमारे यहां तो कहा जाता मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। अच्छा, आप देख लीजिए जिन क्षेत्रों पर सरकार का नियंत्रण कम रहा, मैं एग्जांपल से बोलता हूं, 2 क्षेत्र ऐसे जिसमें भारत सुपर पावर के रूप में बढ़ा, एक एटॉमिक एनर्जी, स्पेस और आईटी। चूंकि इन दोनों में मॉरिटोरियम दिया था जब हम लोग की सरकार आई थी कि अगले 20 साल तक सरकार मैं ऑन अ लाइटर नोट खत्म करना चाह रहा था। 54 दिन से आंदोलन चल रहा है कि सरकारों का भी निजीकरण हो जाए क्या, कंपेटिटिव हो जाएंगे क्या हम, हमारे राज्य भी, हमारा देश भी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।
सबसे बड़ा सवाल। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट। एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वोकॉन गीजर, रखे सब कंट्रोल में। policybazaar.com। अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। LIC, हर पल आपके साथ। एशियन पेंट्स ट्रैक्टर शाइन, शाइन वाला पेंट। धोनी भाई क्या कर रहे हो? ट्रॉफी चमका रहे हो?